सौरभ ने उसके अंदर से चिरंजीवी की रिक्वेस्ट पर दिनेश ने उसे साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। मेरे पास ऊपर से ऑर्डर्स हैं। आप प्लीज पीछे हटकर अपनी गाड़ी में बैठ जाइए। चिरंजीवी को यह सुनकर गुस्सा आ गया और उसने दिनेश से कहा, तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि मैं अंदर नहीं जा सकता? इस इंडस्ट्रियल जोन को मैंने डेवलप किया है और मुझे इसके अंदर चल रही हर एक चीज जानने का हक है। देखता हूं कैसे नहीं जाने दोगे। फिर उसने गेट पर खड़े पुलिस वालों को इशारा करते हुए कहा, गेट खोलो। उन पुलिस वालों ने दिनेश की तरफ देखा और दिनेश ने ना का इशारा कर दिया और वो लोग चुपचाप खड़े हो गए। जब चिरंजीवी को लगा कि दिनेश उसकी बातों से नहीं दब रहा था, तब उसने वहां के मेयर की हूल देते हुए कहा, तुम जानते नहीं हो, आज मैं मेयर ऋषभ तिवारी के साथ डिनर करने वाला हूं। वो मेरे बहुत खास हैं। जानते हो ना उनकी पावर क्या है? अगर मैंने शिकायत कर दी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की और मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो अंजाम बुरा हो सकता है। चिरंजीवी को लगा कि अगर वो दिनेश को मेयर का नाम लेकर डराएगा तो वो उसकी बात नहीं टालेगा। आमतौर पर अगर ऐसा कुछ हुआ होता तब दिनेश चिरंजीवी को अंदर जाने देता, लेकिन इस बार बॉयल ईगल्स वालों ने उसे सख्त ऑर्डर्स दिए थे कि किसी को भी अंदर जाने की इजाजत ना दी जाए किसी भी कीमत पर, और अगर वो किसी तरीके से चिरंजीवी को अंदर जाने भी देता तो भी बॉयल ईगल्स के आदमी उसे रवाना कर देते। दिनेश ने उससे फिर एक बार समझाते हुए कहा, देखिए मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि आपकी अपनी सेफ्टी के लिए भी मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगी तो आप शौक से जाइएगा, लेकिन इस वक्त चाहे जो हो जाए आप अंदर नहीं जा सकते। अब चिरंजीवी को यह फील होने लगा कि उसकी बहुत बेइज्जती हो गई सबके सामने, और अब उसका दिनेश से बहस करने का बिल्कुल मन नहीं था। और कोई चारा ना होते हुए उसने वहां के मेयर ऋषभ तिवारी को कॉल मिलाई और उसने उनसे इंडस्ट्रियल पार्क पर हो रही सारी बातें बताते हुए कहा, मेयर साहब, यहाँ आपकी पुलिस मुझे अंदर जाने से रोक रही है अपनी ही साइड से, और कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 टेररिस्ट घुस गए हैं। यह कह रहे हैं कि ये अभी टेररिस्ट से नेगोशिएट। बताइए कैसा काम चल रहा है आपकी कंस्टिट्यूएंसी में? एक सम्मानित नागरिक को उसी की प्रॉपर्टी पर जाने से रोका जा रहा है। चिरंजीवी एक बहुत ही पावरफुल डेवलपर और बिजनेसमैन था, को उसकी बात माननी पड़ी और उसने चिरंजीवी से कहा, आप परेशान मत होइए, मैं भी आपके अंदर जाने की व्यवस्था करवाता हूं। फिर मेयर ने दिनेश के पास फोन करके उसके ऊपर प्रेशर बनाते हुए कहा, तुम्हें मालूम है कि तुमने किसको रोका है अंदर जाने से? बहुत बड़े बिल्डर हैं मिस्टर चिरंजीवी। अगर उन्होंने आगे पार्टी के अगेंस्ट कुछ कह दिया या फंड देने से मना कर दिया तो हंगामा हो जाएगा और मेरे लिए भी दिक्कत हो जाएगी। फौरन जाने दो उन्हें। दिनेश ने अपनी सफाई देते हुए उसे बताया, सर पुलिस सारे ऑर्डर्स फॉलो कर रही है जो भी मिलिट्री रीजन ने हमें दिए हैं, और जब तक ये सिचुएशन रिजॉल्व नहीं हो जाती हम किसी को भी अंदर जाने नहीं दे सकते। आप समझिए सर, ये बहुत ऊपर के ऑर्डर्स हैं। रिस्क लेने का मतलब है सिविलियंस की जान जा सकती है नेगोशिएशन के दौरान, और फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा आप खुद सोचिए। दिनेश मेयर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था और उन्हें यह समझा रहा था कि यह कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी। दूसरी ओर सलोनी छिपकर बाहर हो रहे सारे इंसिडेंट को अच्छे से देख रही थी और वो मन ही मन सोच रही थी कि क्यों वहां पर इतने सारे पुलिस घेरे खड़े हुए थे। उसे उन पुलिस वालों को बाहर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ढेर सारे टेररिस्ट बिल्डिंग में छुपे हुए थे। उसे पता नहीं चल रहा था कि वो आगे क्या करे, तो इसीलिए कोने में जाकर बैठ गई और उसने मन ही मन प्लान किया कि वो वहां बैठकर अभी सिर्फ सिचुएशन को देखेगी और बाद में खुद के लिए कुछ करेगी। यहाँ सौरभ और यश के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था क्योंकि उन्हें 3 घंटे के अंदर अपना मिशन पूरा करना था। यश ने सौरभ को रिमाइंड करते हुए कहा, सौरभ ये ध्यान रखना कि हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं इस पूरे मिशन के लिए और उसमें से कुछ वक्त बीत भी चुका है। बाहर अब तक पूरा हंगामा हो गया होगा, कुछ सोचना होगा वरना हम और हमारे साथ ही बाकी इनोसेंट लोगों की भी जान को खतरा रहेगा। हमें इसे किसी भी तरह आज सॉल्व करना ही है। सौरभ भी इस बात को समझ रहा था, इसलिए उसने फॉक्स से कहा कि वो उसको सामने पड़ा हुआ बैग दे। फॉक्स ने बैग पास किया तो सौरभ ने उसके अंदर से 16 अगरबत्तियां निकाली
और अगरबत्तियों के 8 स्टैंड्स निकाले। यश और बाकी लोग सौरभ को शक की नजरों से देख रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि वो क्या करने वाला था और न ही सौरभ ने उन्हें इसके बारे में कुछ पता चलने दिया था। इन दोनों चीजों के साथ सौरभ ने 8 रक्षा कवच निकाले और उन्हें अगरबत्तियों के स्टैंड के नीचे दबा दिया। ये सब करने के बाद सौरभ ने बुलंद तलवार को लकड़ी के बक्से से निकाला। बुलंद तलवार तुरंत ही हवा में तैरने लगी। सौरभ ने बुलंद तलवार की तरफ देखा और मन ही मन उससे बोला, अब हमें इस दुष्ट आत्मा से लड़ना होगा। बहुत सारे लोगों की जिंदगी का सवाल है। हालांकि यह काम काफी खतरनाक भी हो सकता है। क्या तुम तैयार हो? बुलंद तलवार ने पास ही जमीन पर 3 बार टैप किया। सौरभ समझ गया कि उसने सौरभ को हाँ में जवाब दिया है। सौरभ ने उस तलवार की मदद से आत्मा से बात करने की कोशिश की। वो आत्मा आसानी से हाथ आने वालों में से नहीं थी और बहुत ही पावरफुल भी थी। बाकी सारी आत्माएं उसी के अंडर रहकर उस खंभे में कैद रहती थी और अपना काम करती थी। बाकी सारी आत्माओं को कंट्रोल करने के लिए इस आत्मा का काबू में आना बहुत जरूरी था। जब सौरभ ने देखा कि वो आत्मा ऐसे डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं आ रही थी, तब उसने तरीका बदलने का सोचा और उसने यश, फॉक्स और टैंक से कहा, ये रक्षा कवच लो और तुम लोग इसे ध्यान से अष्टकोण के आकार में इस खूनी खंभे के चारों ओर बिछा दो। उन लोगों को इस सब के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने चुपचाप वही किया जो सौरभ ने उनसे कहा था। जब सौरभ ने देखा कि रक्षा कवच बिछ चुका था, तब सौरभ ने पास ही में अपना एक आसन लगाया और उसने तंत्र मंत्र से एक अलग तरह की पूजा करनी शुरू की। सौरभ ने सबसे पहले मन ही मन में बाबा भैरवनाथ से आशीर्वाद मांगा। बाबा, आशीर्वाद देना। आज का काम काफी मुश्किल और जोखिम भरा है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है कि लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा। इसलिए मैं इस काम से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जो हो जाए। इतना कहने के बाद सौरभ ने अपने हाथ उठाए और कुत्तों का आवाहन करने लगा। वो चाहता था कि इतनी नेगेटिव फोर्सेस से लड़ने से पहले वो कुछ पॉजिटिव एनर्जी को वहां पर सर्कुलेट कर ले। जैसे जैसे मंत्रों को पढ़ते जा रहा था, माहौल थोड़ा बदलता जा रहा था और थोड़ा डरावना हो गया था। अचानक से ऐसा लगा जैसे जोर से हवा का एक झोंका आया और बहुत डरावनी सी आवाज हुई। खूनी खंभा हल्का हल्का हिलने लगा और उसके ऊपर जमे हुए खून के थक्के एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। यश और बाकी के साथी बस शांति से सौरभ को पूजा करते हुए देख रहे थे। अगर उन लोगों की जगह कोई नॉर्मल इंसान होता तो शायद उसका दिल ये सब मंजर झेल ही नहीं पाता। कुछ देर के बाद उन कवचों में से अचानक आग निकलने लगी। ये देखकर सौरभ के साथी काफी हैरान हो गए। सौरभ ने पंचभूत नाम का एक मेथड अप्लाई किया ताकि वो वहां की दुष्ट आत्मा से कनेक्ट कर सके। बुलंद तलवार भी इसमें सौरभ का पूरे तरीके से साथ दे रही थी और वो तुरंत वहां के कंक्रीट फ्लोर के अंदर जाकर धंस गई। यश, फॉक्स और टैंक बुलंद तलवार को इस तरीके से पत्थर की जमीन के अंदर घुसते हुए देखकर चौंक गए थे। यहाँ बाहर चिरंजीवी जिस गाड़ी में आया था, उसके अंदर पतला सा एक आदमी बैठा हुआ था। इसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। चिरंजीवी इंडस्ट्रियल पार्क में न घुस पाने के कारण पहले ही बहुत तमतमाया हुआ था और तभी उसकी नजर इस पतले आदमी पर पड़ी और वो देखकर चौंक गया कि उस पतले आदमी का पूरा चेहरा खून से भरा हुआ था। इस आदमी के चेहरे को खून से लथपथ हुए देखकर चिरंजीवी को पता चल गया था कि खूनी खंबा अपनी असल ताकत खोने लगा था। उस मिडिल एज के आदमी ने अपने मुंह के कोने से निकलते हुए खून को पोंछते हुए चिरंजीवी से बोला, खूनी खंबा कमजोर होने लगा है। मुझे अभी अभी झटका लगा। जल्दी से किसी को बेसमेंट में भेजो, वहां पर जरूर कुछ गड़बड़ है। जल्दी से इसका पता लगाना पड़ेगा। चिरंजीवी ने उससे कहा, लेकिन हर जगह से पुलिस ने इंडस्ट्रियल पार्क को घेरा हुआ है। मैं कुछ भी करके अंदर नहीं जा सकता। मैंने मेयर से भी बात की लेकिन कोई मामला नहीं बन पाया। कुछ ऊंचे अधिकारियों से भी प्रेशर पड़वा कर देखा, लेकिन इस मैटर को डायरेक्टली कुछ मिलिट्री और गवर्नमेंट के लोग डील कर रहे हैं शायद। डर और घबराहट के मारे चिरंजीवी का चेहरा पीला पड़ गया था। असल में वो बूढ़ा आदमी शांतिराम बहुत ही पावरफुल आदमी था, लेकिन उसकी जिंदगी इस खूनी खंभे से जुड़ी हुई थी। अगर इस खूनी खंभे को कुछ हुआ तो उसकी मौत भी पक्की थी। इसीलिए अब उसने चिरंजीवी से कहा, जल्दी वापस चलो, फिर मैं अपनी सीक्रेट तकनीक यूज करूंगा।
मैं किसी को भी उस खूनी खंभे के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दे सकता। अगर उसकी ताकत कमजोर हुई तो अनर्थ हो जाएगा। चिरंजीवी ने कहा, अगर आपको यही ठीक लगता है तो चलिए, चलते हैं फिर यहां से। आपस में ये बातें करके चिरंजीवी और शांतिराम इंडस्ट्रियल पार्क से कहीं दूर निकल पड़े। उनकी गाड़ी पीछे मुड़ी तो उसके पीछे उनके पूरे आदमियों की और बॉडीगार्ड्स की गाड़ियों का काफिला हो लिया। उनकी गाड़ियों के वहां से निकलते ही ऐसा लगा कि जैसे मानो वो पूरा एरिया ही खाली हो गया था। जैसे ही दिनेश का ध्यान चिरंजीवी के काफिले की तरफ गया, वो अपने साथी अफसर से कहने लगा, इन्हें तो इंडस्ट्रियल पार्क में जाने की बहुत जल्दी थी। पता नहीं कहां कहां से प्रेशर डलवा रहे थे और सोर्स लगवा रहे थे। अचानक क्या हुआ जो ये यहां से निकल गए? मुझे लगता है कोई बहुत जरूरी बात होगी। जिस तरीके से ये दौड़ भाग कर गए हैं, लगता है कुछ बड़ा बवाल हुआ है। खैर छोड़ो, मुझे क्या, मेरे सर से तो बला टली कम से कम। अब हर 15 मिनट के बाद किसी ऑफिसर का प्रेशर आने का डर तो नहीं रहेगा। बस जल्दी से ये सब सॉर्ट आउट हो जाए, फर्जी का हेडेक हो गया है। लगभग आधा घंटा जमीन में धंसे रहने के बाद बुलंद तलवार जोर से हिलने लगी और धीरे धीरे करके ऊपर आने की कोशिश करने लगी। सौरभ उसकी तरफ गया और उसने बुलंद तलवार को जमीन से खींचकर बाहर निकाला। सौरभ बहुत एक्साइटेड था ये जानने के लिए कि बुलंद तलवार की उस आत्मा से क्या बात हुई, लेकिन बुलंद तलवार से सब जानने से पहले सौरभ ने उस खूनी खंबे के चारों गाने शुरू करे। सौरभ ने अपने दोस्तों से कहा, ये खूनी खंबा बहुत कमजोर हो चुका है, यही सही वक्त है इसको तोड़ने का। बस इसको तोड़ने का कुछ तरीका ढूंढना होगा। अभी आत्माएं कुछ कमजोर हैं, उन्हें रिकवर करने का मौका नहीं देना है। उस खूनी खंबे को तोड़ना काफी आसान था अगर उसे एक झटके में मारा जाता। अचानक से यश के दिमाग में कुछ आया और वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके साथी भी उसे देखने लगे। यश ने हवा में जोर से अपना हाथ हिलाया, जिसके बाद उसके हाथ में उसके स्लीव से निकलकर एक चाकू आ गया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या कुछ रिएक्ट कर, यश ने उस चाकू को खींच के खूनी खंबे पर मारा ताकि वो, क्या यश के इस चाकू से खूनी खंबा टूट जाएगा या फिर बुलंद तलवार अपना कोई नया कमाल दिखाएगी? क्या उस खूनी खंबे की आत्माएं अब लागू में आ गई हैं या फिर खंबे से निकलने के बाद वो कुछ उत्पात मचाएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए आई बला को टाल तू, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। यश ने जैसे ही चाकू निकालकर खूनी खंबे पर हमला करने गया, सौरभ का ध्यान उस पर गया, लेकिन उससे पहले कि सौरभ उसे रोक पाता, यश ने खंबे पर हमला कर दिया था। लेकिन यश का मिलिट्री ग्रेड चाकू भी खंबे से टकराते ही जैसे मुड़कर पापड़ बन गया और किसी अनजाने फोर्स ने उसे दूर फेंक दिया। विंड और फॉक्स ने उसे उठाया। सौरभ ने कहा, इस तरह से ही खंबा नहीं टूटेगा शायद। ये काम अगर इतना आसान होता तो कब का हो चुका होता। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। उसने बुलंद तलवार को इशारा किया और उससे रिक्वेस्ट की कि वो अपनी पूरी ताकत लगा दे उस आत्मा से कांटेक्ट करने में। बुलंद तलवार जोर जोर से हिलने लगी। बुलंद तलवार बहुत देर बाद जब शांत हुई तब वो बहुत ही एनर्जेटिक थी। बुलंद तलवार ने सौरभ की निगरानी में उस आत्मा से कांटेक्ट कर लिया था और वो आत्मा खूनी खंबे के आसपास ही थी। सौरभ ने उससे तुरंत कहा कि वो उस आत्मा से बात करके पूछे मंशा क्या है। लगभग आधे घंटे बाद बुलंद तलवार ने सौरभ को इशारा किया कि उसने आदत पूरी कर ली थी और सौरभ उससे रिजल्ट पूछने के लिए गया। बुलंद तलवार को अपने ऊपर घमंड हो रहा था कि उसने आत्मा से पूरी बातचीत कर ली थी, इसलिए वो सौरभ को कह रही थी कि पहले वो उससे कोई रिवॉर्ड दे। सौरभ को समझ नहीं आया कि वो क्या रिवॉर्ड दे सकता था, इसलिए उसने कैंडल जला के तो उसे रियलाइज हुआ पर वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करना चाहती थी। सौरभ ने उससे कहा, ये स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत नेगेटिव हो सकती है, इसलिए इसे अब्सॉर्ब करने में खतरा हो सकता है। एक बार इसे डिस्ट्रॉय कर लें, फिर सोचते हैं कि एनर्जी का क्या करना है। फॉक्स ने कहा, हमें इस खंबे को जल्दी से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, इससे पहले कि अपनी पावर फिर से रिकवर कर ले और फिर से इसे डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल हो जाए। विंड ने कहा, लेकिन कैसे करेंगे? इसने ऑलरेडी चाकू से वार करके देख लिया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। फॉक्स ने सजेस्ट किया, हम बुलंद तलवार का यूज कर सकते। मुझे लगता है कि तलवार ही इस खंबे को काट सकती है, क्योंकि एक तो इसमें स्पिरिचुअल पावर्स हैं और दूसरी बात, अभी अभी देखा कि ये कितनी आसानी से
कंक्रीट के फ्लोर में धंस गई। इसलिए मुझे लगता है कि इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता है। सौरभ उन सबको बोला, बुलंद तलवार बेशक बहुत तेज धार की है, लेकिन वो मिट्टी को सॉफ्ट कर सकती है। इससे इस पूरी बिल्डिंग के डैमेज होने का खतरा रहेगा और हम लोगों के साथ साथ आसपास के लोगों की जान पर भी बन सकती है। कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। यश ने कुछ सोचकर कहा, एक तरीका है, हम लोग खूनी खंबे के ऊपर चढ़कर फिर उसके अंदर तलवार को घुसा सकते हैं। इससे सारा फोर्स सेंट्रल लगा और आसपास डैमेज नहीं होगा। लेकिन सब लोग उसका मुंह ताक रहे थे। ये देखकर यश ने कहा, मैं प्रोसेस समझाता हूँ। एक आदमी ऊपर वाले छज्जे पर वहां से रोप के थ्रू खंबे पर लटकेगा और फिर खंबे के ऊपर बिल्कुल सेंटर में इशारा करेगा। बुलंद तलवार वहां पर धंस जाए और अगर उसकी फोर्स कम पड़ेगी तो हम लोग ऊपर से फिजिकली भी इसे प्रेस कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर वो अधेड़ उम्र का शांतिराम एक विला में पहुंच गया और अंदर घुसते ही एक रूम में जाकर उसने कुछ सामान निकाला और सब लोगों को उसने इंस्ट्रक्ट किया कि कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर वो उसी रूम में हवन और पूजा की तैयारी में बैठ गया। वहां पर उसने खूनी खंबे का एक मिनिएचर वर्जन रखा हुआ था। उस खंबे को सामने रखकर उसने पूजा का सब सामान उसके सामने रख दिया और उस खंबे के चारों ओर धूप और दिए रख दिए। उसके बाद उसने उन दियों को जला दिया और धूप का धुआं धीरे धीरे पूरे रूम में फैलने लगा। इधर यश ने ऊपर छज्जे पर चढ़कर वहां से लटक कर सक्सेसफुली बुलंद तलवार को खूनी खंबे के अंदर घुसा दिया था। जैसे खूनी खंबे में बुलंद तलवार घुसी, वो सब लोग खुश हो गए। लेकिन जैसे ही यश ने बुलंद तलवार को खूनी खंबे में धकेलना चाहा, वो कुछ दूर जाकर रुक गई। उधर शांतिराम ने भी तंत्र मंत्र और अपनी पूजा शुरू कर दी। वो जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा और धुआं पूरे कमरे में फैल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां अचानक से खुद ही अंधेरा फैलने लगा। अचानक से उसी अंधेरे में कुछ रेंगने लगा और शांतिराम के चारों तरफ रेंगने के बाद धीरे धीरे उसका साइज बढ़ने लगा और उसने एक बड़े सांप का रूप ले लिया। ये 8 सर थे। वो पूरी तरह से सांप जैसा भी नहीं था। उसकी स्किन ड्रैगन की तरह थी। उस 8 सर वाले जानवर था नागेश्वर। फिर वो जाकर खंबे से लिपट गया। कोई आम इंसान अगर नागेश्वर को देख लेता तो 1 सेकंड भी नहीं लगता और उसका हार्ट फेल हो जाता। लेकिन शांतिराम ने जैसे ही नागेश्वर को देखा, वो खुश हो गया। शांतिराम ने वहीं अलमारी से ढेर सारी खून की बॉटल्स निकाली जिनमें इंसानी खून था और उन्हें नागेश्वर के सामने खोल कर रख दिया और नागेश्वर उन बॉटल्स पर टूट पड़ा और खून फैलने लगा। शांतिराम ने आंखें बंद की और जोर जोर से मंत्रों को पढ़ने लगा। शांतिराम की इस पूजा के कारण उधर असली खूनी खंबे के अंदर से काले रंग का धुआं निकलने लगा। यश ने खांसते हुए कहा, ये कैसा धुआं है? बहुत ही अजीब है और बहुत थिक है। इस धुएं से यश और बाकी सभी के फेफड़े चोक हो गए। वो लोग ये पॉइजनस हवा इनहेल कर रहे थे, जिसकी वजह से बुलंद तलवार पर भी काफी असर पड़ रहा था। उसकी शक्तियां भी धीमी हो गई थी और वो ढंग से काम नहीं कर पा रही थी। सौरभ को एहसास हुआ कि ये सारी सिचुएशंस उसकी एक्सपेक्टेशन से परे थी और वो काला धुआं न सिर्फ इंसानों को बल्कि उसके जादुई यंत्रों को भी बहुत इफेक्ट कर रहा था। यहाँ शांतिराम अपनी पूजा करता चला जा रहा था और फिर उसने कुछ आहुतियां दी और उसके बाद उसने एक चाकू से अपने हाथ के ऊपर का हिस्सा काट दिया और उसे नागेश्वर के आगे कर दिया। नागेश्वर तुरंत फर्श पर रेंगता हुआ उसके हाथ से आकर लिपट गया और उसका खून पीने लगा। और जिस स्पीड से वो काले रंग का जानवर खून पी रहा था, वो पल पल बढ़ता जा रहा था। उसकी साइज बढ़कर वो अब लगभग पूरे रूम के अंदर फैल गया था। उधर उस बिल्डिंग में सौरभ और उसके दोस्तों की हालत खराब थी। सौरभ ने देखा कि यश और बाकी लोगों की सांसें फूल रही थी। फॉक्स ने चिल्लाकर कहा, सौरभ जल्दी कुछ करो, वरना इस धुएं में हम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। सौरभ ये सुनने के बाद बोला, हौसला मत हारना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। सौरभ किसी भी तरह सिचुएशन को हैंडल करना चाहता था, इसलिए उसने अपना दायां हाथ हवा में उठाया और अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को एक साथ जोड़कर हवा में एक जैसे ही सौरभ ने उस कैरेक्टर को बनाना खत्म किया, तभी उसकी उंगलियों से पीले रंग की एक चमकदार रोशनी निकली। इसके बाद सौरभ ने अपनी उंगलियों से उस कैरेक्टर को मिटा दिया
इस रोशनी के चमकने के बाद सारा आलम बदल गया था। जो खून उस खंबे पर जमा हुआ था वो अब लिक्विफाई बनकर बहने लगा और खंबा पूरा लाल और चिपचिपा हो गया। खून अब बहने लगा था और उस पीली रोशनी में थोड़ा सा धुआं छटा तो सौरभ ने नोटिस किया कि लाल रंग का एक रेप्टाइल उस खंबे से लिपटा हुआ धीरे धीरे उस खून को पीता जा रहा था। ये सौरभ कि वो उसको देख पा रहा था। उस सांप को देखकर सौरभ चिल्लाया, नागेश्वर! ऐसा लग रहा था जैसे वो 8 सर वाला नागेश्वर सौरभ की बात सुन रहा था, क्योंकि उसने 8 में से अपना एक सर सौरभ की तरफ उसकी बात सुनने के लिए लगाया। सौरभ के मुंह से नागेश्वर सुनने के बाद यश और बाकी सब की आंखें फटी की फटी रह गई और वो हैरानी से चिल्ला उठे, ये तो वही मेहता वर्कर्स वाला जानवर है ना? क्या चीज है ये? सौरभ ने बिना किसी को कोई जवाब दिए उन्हें सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दी। सौरभ ने सभी से कहा, जल्दी से जाकर जो अगरबत्तियां मैंने सुलगाई थी उनकी राख उठाओ और सभी उन्हें अपनी पलकों पर लगवा लो और उसके बाद ही खूनी खंबे की तरफ देखना, वरना ये जानवर तुम्हारे ऊपर हावी होकर तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। वक्त नहीं है, जल्दी करो। ऐसा कहते हुए सौरभ खूनी खंबे को घूरे जा रहा था। उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि सौरभ की कही बातों का क्या मतलब था, लेकिन उन लोगों ने इस वक्त सौरभ की बात मानना ही बेहतर समझा और सभी ने सामने जल रही अगरबत्तियों की राख उठाई और अपनी आंखों को बंद करके उन पर मल ली। राख लगाने के बाद जब सबने अपनी आंखें खोली तो नागेश्वर अब और बड़ा हो चुका था। उसे देखकर फॉक्स चिल्लाया, ये तो बहुत ही खतरनाक सांप है, बहुत ही डरावना ये है क्या चीज? सौरभ ने उन सभी को बताया, ये नागेश्वर नरक का एक, इसे पूजा के द्वारा मरकज वालों ने यहाँ धरती पर बुला लिया था ताकि ये और इसके बल पर ये यहाँ पर अपना कब्जा बना पाए। ये वही कारनामा है जो मेहता वर्कर्स ने यहाँ गंदगी मचाने के लिए किया था और जिसे इतने दिनों से मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था। ये सांप एक तरीके का मॉन्स्टर है। जो काला धुआं निकल रहा है वो इसी नागेश्वर की पूंछ से निकल रहा है। यश ने सौरभ से कहा, इससे पहले कि ये हमें मार दे, ये बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे निपटे इससे? सौरभ ने कुछ देर तक ध्यान से सोचने की कोशिश की। उसके बाद उसने उन तीनों से कहा, हमें इस नागेश्वर को खत्म करना होगा, वरना इसकी ताकत बढ़ती चली जाएगी और फिर ये हमें नहीं छोड़ेगा। फॉक्स ने कहा, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? ये असली जानवर नहीं है, ये तो एक स्पिरिट है। सौरभ ने सभी से कहा, हम चारों को एक साथ एक ही वक्त पर नागेश्वर के 4 सर काटने हैं। अगर हमें से कोई भी चूक गया खतरा बन सकता है। वार इतना स्ट्रॉन्ग और सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए कि इसके 4 सर खत्म हो जाएं। तुम लोग अपने हाथों को और अपने अपने चाकुओं को अगरबत्ती की राख से ढक लो, क्योंकि इन अगरबत्तियों की राख में बहुत पॉजिटिव स्पिरिचुअल पावर्स हैं और ऐसा करने पर तुम लोगों पर नागेश्वर का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब सौरभ ने अपने हाथ में बुलंद तलवार ली और बाकी तीनों ने अपने अपने हाथों में एक एक तेज धारी वाला चाकू पकड़ा। उसके बाद वो चारों नागेश्वर के 4 सर काटने के लिए उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए। सौरभ के कहने पर और विंड पहली बार किसी स्पिरिचुअल से लड़ रहे थे, लेकिन अपने हाथों में चाकू लेकर जीते जागते प्राणियों को मारना उनके लिए नया नहीं था। सौरभ ने कहा, मैं इशारा करूंगा, तैयार रहना। उसके बाद उसने जैसे ही इशारा किया उन तीनों ने मिलकर नागेश्वर का सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन सौरभ वक्त पर वैसा नहीं कर पाया। जैसे ही उसने वार किया, नागेश्वर उस सर से ही उसे ही देख रहा था और वो अपनी जगह से हट गया। बाकी सर खून पीने में बिजी थे, इसलिए वो कट गए थे। वक्त पर चौथा सर ना कट पाने की वजह से नागेश्वर के अंदर से वो काला जहरीला धुआं निकलने लगा। सौरभ ने सभी को बताया, दोस्तों, नागेश्वर का ये धुआं केवल 3 मीटर तक ही अफेक्ट करता है। 3 मीटर से ज्यादा दूर पीछे हटकर खड़े हो जाओ तो जान बच जाएगी। इसीलिए वो लोग नागेश्वर से 3 मीटर दूर जाकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद नागेश्वर से धुआं निकलना खत्म हो गया। ये देखने के बाद यश ने सौरभ से कहा, लगता है इसके अंदर भी धुएं का कुछ निर्धारित अमाउंट होता है और लगता है वो स्टॉक खत्म हो गया, इसके अंदर से धुआं निकलना बंद हो गया है। क्या अब हम लोग दोबारा इसके बचे हुए सर काट लें? मौका अच्छा है। सौरभ के हाँ करते ही उन लोगों ने सिर काटने शुरू कर दिए और इस बार वो लोग नागेश्वर के सिर काटने में सफल हो गए।
जिस वजह से यहाँ शांतिराम, जो अपने आप को बचाने के लिए हवन कर रहा था, उसे एक जोरदार झटका लगा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि सौरभ और उसके साथियों ने नागेश्वर का नामो निशान खत्म कर दिया था और खूनी खंभे की ताकत खत्म हो चुकी थी। जब चिरंजीवी ने देखा कि शांतिराम मर चुका था, तब उसने उसकी डेड बॉडी को अपने सामने रखा और कहा, मैं कसम खाता हूं कि लोगों का हाथ है, उन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, चुन चुन कर मारूंगा। अब चिरंजीवी कैसे सौरभ और उसके साथियों का पता लगाएगा, पता चलेगा तब वो क्या करेगा। जानने के लिए सुनते रहिए बला को टाल तू, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। शांतिराम के मरने के बाद चिरंजीवी की आंखों में खून उतर आया था। वो शांतिराम को लिपट के जोर जोर से रो रहा था। उसने शांतिराम की बॉडी से लिपटते हुए कहा, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारी मौत का बदला उन लोगों से लेकर रहूंगा जिन्होंने तुम्हें नर्क में धकेल दिया है। यहाँ चाकू वाली बिल्डिंग में यश ने फिर से खूनी खंबे के अंदर तलवार भौंकना शुरू किया और इस बार यश की मेहनत रंग लाई, क्योंकि बुलंद तलवार खूनी खंबे के अंदर धंस चुकी थी। जैसे ही बुलंद तलवार खूनी खंबे के अंदर गई, उसमें से कुछ टूटने जैसी आवाज आई। यश को जैसे ही खूनी खंबे के अंदर पहला क्रैक दिखाई दिया, उसने फौरन बुलंद तलवार को खूनी खंबे के अंदर से खींच लिया और वो जाकर सौरभ के नजदीक खड़ा हो गया। देखते ही देखते सबकी नजरों के सामने खूनी खंबे के अंदर अब क्रैक्स धीरे धीरे बढ़ने लगे और वो क्रैक्स 2 पल में ही चौड़े हो गए और खूनी खंबा पल भर में ढह गया, जिसकी वजह से आसपास मिट्टी का धुआं भर गया। सौरभ खूनी खंबे को जार जार होते हुए देखकर बहुत खुश था, क्योंकि वो उसके प्लान का सबसे मुश्किल स्टेप था जो अब सॉल्व हो चुका था। अगला स्टेप था इस खंबे के नीचे से उन खास एलिमेंट्स को निकालना जिनकी फिराक में वो यहाँ तक आया था। सौरभ ने यश, फॉक्स और विंड से कहा, हमें बहुत जल्द कामयाबी मिलने वाली है, जिससे हम इतनी देर थे वो चंद पलों में हमारी आंखों के सामने होगा। सौरभ के इस खुलासे ने यश और उसके साथियों के चेहरे पर बहार ला दी थी। यश ने इस खुशखबरी के लिए सौरभ को जोर से गले लगाया और कहा, हमने तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं की। मुझे विश्वास है कि तुम हमारे इस प्लान को अंजाम तक पहुंचा के रहोगे। गुड लक बड़ी, तुमने जबरदस्त काम किया है। तुम बढ़ते चलो, हम हर पल तुम्हारे साथ हैं। सौरभ और उसके साथियों की ये सब बातें सुनकर बुलंद तलवार भी खुशी के मारे हवा में उड़ने लगी। सारे हुए अपने सामने रखी अगरबत्तियों के 3 स्टैंड्स को अपने हाथ में उठाया। हर एक स्टैंड में 2-2 अगरबत्तियां लगी हुई थी। सौरभ ने उन तीनों स्टैंड्स को अपनी उंगलियों में अड़ाया। इसके बाद वो उन स्टैंड्स को हवा में कभी भी आत्माओं को भगाने वाली या उनसे निपटने की कोई पूजा नहीं देखी थी। फॉक्स ने यश से कहा, जबरदस्त काम कर रहा है, लगता है इसने कहीं से इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग। और उसके साथियों की खुशफुसाहट से सौरभ को डिस्टरबेंस हो रही थी, इसलिए उसने अपनी आंखों से उन तीनों की तरफ इशारे करते हुए उन्हें चुप रहने को कहा। जिन एलिमेंट्स की तलाश में सौरभ यहाँ आया था, वो खून से भरी हुई लंबी रस्सियां थी जिनमें जान थी। ये रस्सियां जमीन के नीचे उल्टी तरफ बिछाई गई थी, जिससे सारी नेगेटिव एनर्जीज ने आसपास के ऑरा को खौफनाक बना दिया था। सौरभ का काम था इन जानदार रस्सियों को सीधी तरह बिछाना, ताकि वहां के माहौल में पॉजिटिविटी भर जाए। सौरभ ने अगरबत्तियों को हवा में घुमाते हुए एक मंत्र का 3 बार जाप किया। इसके बाद उसने हवा में, फॉक्स ने टैंक के कान में धीरे से कहा, ये हवा में अपना पैर क्यों रख रहा है? होगा। टैंक फॉक्स के सवाल का जवाब दे पाता इससे पहले ही सौरभ ने अपना दूसरा कदम भी हवा में अपने पहले पैर के नजदीक लाकर रख दिया। इस मंजर ने यश और उसके साथियों के होश फाख्ता कर दिए। यश का तो मुंह खुला का खुला रह गया था और उसकी आंखें फटी रह गई थी। फॉक्स ने सभी से पूछते हुए कहा, ये हवा में कैसे उड़ रहा है? इसके पैरों के नीचे तो जमीन भी नहीं है, फिर ये आराम से हवा में कैसे खड़ा है? संभालते हुए सभी से कहा, ये जादू नहीं है, वो सच में हवा में खड़ा हुआ है। फॉक्स को तो अब भी यश की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए वो लगातार सौरभ के पैरों को घूरे जा रहा। वो अपने मन में बड़बड़ा रहा था, मुझे तो लगता है इसके पैरों के नीचे कोई ट्रांसपेरेंट चीज है, वरना ये हवा में कैसे उड़ रहा है?
लेकिन चाहे फॉक्स कितना भी ध्यान से क्यों ना देख रहा था, पर सौरभ के पैरों के नीचे कुछ नहीं दिखाई दिया। फॉक्स ने सोचा, मैं जाकर इसके पैरों के नीचे लगाता हूँ, तभी पता चलेगा वहां पर कुछ पड़ा भी है या नहीं। लेकिन इससे पहले फॉक्स सौरभ के नजदीक पहुंचता, यश ने पीछे से उसका कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ घसीट लिया और उससे बोला, यहाँ चुपचाप खड़े रहकर देखते रहो, ज्यादा होशियार मत बनो। जानते हो ना, हमें इस प्लान को 3 घंटे में अंजाम देकर यहाँ से निकलना है। फॉक्स ने वैसा ही किया। सौरभ ने अपनी आंखें बंद की और अपना दायां पैर हवा में ऊपर की ओर बढ़ाया। उसके बाद सौरभ ने अपना बायां पैर भी हवा में बढ़ाया। वो इस तरीके से हवा में चल रहा था मानो वो किसी इनविजिबल सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा हो। एक एक कदम धीरे धीरे बढ़ाते हुए सौरभ ने अब तक टोटल 6 स्टेप्स पूरे कर लिए थे। अब बचे थे तो सिर्फ स्टेप्स। इस वक्त तक सौरभ खूनी खंबे की उस ऊंचाई तक पहुंच चुका था जहां पर वो खंबा पहले अडिग टिका हुआ था। यहां तक पहुंचने पर उसके चेहरे पर शांति थी। सौरभ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और पीछे की ओर मुंह मोड़ते हुए यश और उस साथियों से कहा, मैं अब 3 स्टेप्स और चलूंगा। आगे जो भी होगा उससे तुम लोगों को चौंकने की जरूरत नहीं है। और जब मैं 9वां स्टेप लूंगा तब तुम लोगों को याद से अपने कान बंद कर लेने हैं और अपने कानों को टाइटली कवर करना है। रखो मेरी बात, कानों को टाइटली कवर करना। सौरभ के इंस्ट्रक्शन सुनकर यश और उसके साथियों ने हाँ में अपना सिर हिलाया। सौरभ अब अपनी मंजिल के काफी नजदीक था। उसने फिर से अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र का जाप करते हुए कहा, 7वीं सीढ़ी। जैसे ही सौरभ के मुंह से 7वीं सीढ़ी निकला, धड़ाम करके एक जोर की आवाज आई। इस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ा सा पत्थर पहाड़ी से नीचे आ गिरा हो। यह आवाज इतनी जोर की थी कि यश और उसके साथियों के पैरों के नीचे की जमीन थर्राने लगी थी। टैंक ने फॉक्स की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में बोला, ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप आ गया हो। ये सौरभ आखिर क्या करने वाला है? फॉक्स ने टैंक को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, श्श। जहां यश और उसके साथी ये गैस करने में बिजी थे ये सौरभ क्या करने वाला था, वहीं सौरभ अपने काम में जुटा हुआ था। उसने फिर से एक मंत्र का जाप करते हुए बोला, 8वीं सीढ़ी। कदम आगे बढ़ा। इस पड़ाव जो खूनी खंबे के गिरने से वहां जमीन पर इकट्ठी हो गई थी वो साए साए करके हवा में उड़ने लगी और वहां पर उस मिट्टी से एक गुबार छा गया। इस तूफान ने सभी के मुंह और कपड़े खराब कर दिए। अब तक सौरभ वो 8 सीढ़ियां चढ़ चुका था जिनमें ज्यादा मुश्किल नहीं थी। सबसे मुश्किल पड़ाव यानी 9वीं सीढ़ी पर चढ़ना तो बाकी था। जैसे ही सौरभ 9वीं सीढ़ी पर चढ़ता वैसे ही वो खूनी रस्सियां सीधी बिछ जाती। जैसे ही सौरभ ने 9वें स्टेप की ओर अपना कदम बढ़ाया, सौरभ को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पैरों को नीचे से किसी ने जकड़ लिया था। वो रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा थी कि उसकी वजह से सौरभ अपना 9वां स्टेप नहीं ले पा रहा था। सौरभ ने बहुत जोर लगाते हुए धीरे से अपना दायां पैर उठाया, लेकिन जैसे जैसे वो अपना पैर ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था उसका पैर जोरों से कांप रहा था। लगभग 1 मिनट गुजर जाने के बाद सौरभ सिर्फ 2 इंच तक ही अपना दायां पैर उठा पाया था। उसके पैरों में इतना भार महसूस, हल्का सा भी हिलाना सौरभ का चेहरा पसीने से भर चुका था। सिर्फ अपने एक पैर को 2 इंच उठाने में ही उसने अपनी सारी एनर्जी खो दी थी। नीचे से यश और उसके साथी सौरभ के पैरों की खराब हालत देख पा रहे थे। सौरभ के पैरों की नसों में हल्का हल्का खून दिखना, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नसों ने अपना दम तोड़ दिया हो। अब सौरभ और की पोजीशन में नहीं था। उसकी मदद सिर्फ उसका खास जादू यंत्र कर सकता था, जिसको बुलाने के लिए सौरभ ने सबके सामने जोर से आवाज दी, बुलंद तलवार, तुम्हें मेरी मदद के लिए आना होगा, जल्दी मेरे पास आओ। अब तक यश और उसके साथी बुलंद तलवार के बारे में सिर्फ इतना जानते थे कि वो एक ताकतवर तलवार थी जो बाकी आम तलवारों से काफी अलग थी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो तलवार सौरभ की बातें सुना भी करती थी और उस पर रिएक्ट भी किया करती थी, क्योंकि अब तक जितनी भी बातें सौरभ ने यश और उसके साथियों के सामने बुलंद तलवार से की थी वो उसने उन लोगों से छुप के और धीमी आवाज में की थी। बुलंद तलवार का ये जलवा देखकर यश और उसके साथी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। बुलंद तलवार हवा में जोर से तैरते हुए सौरभ के नजदीक आकर खड़ी हो गई। सौरभ ने एक हाथ से बुलंद तलवार को अपने हाथ में पकड़ा। इसके बाद उसकी सारी ताकत सौरभ के अंदर चली गई और आखिरकार सौरभ के पैर को वो एनर्जी मिल गई जिसकी उसे तलाश थी।
सौरभ महसूस कर पा रहा था कि उसके पैर की ताकत अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और उसके पैर कंपकपाना भी बंद हो गए थे। उसके पैर पर जो भी प्रेशर था वो भी अब हल्का हल्का खत्म होने लगा था। कुछ ही देर में सौरभ की आंखों के आगे एक रोशनी चमकी, जिसके बाद उसके दाएं पैर ने हवा में कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही सौरभ का कदम आगे बढ़ा, उसने जोर से ऐलान करते हुए सभी से कहा, अपने कान बंद करो। इस पल खूनी खंबे की मिट्टी का वो तूफान और तेज हो गया। कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी और वो सीधी सौरभ की तरफ गई। जैसे ही वो तूफान सौरभ की बॉडी को छूने वाला था कि तभी जमीन से एक तेज दहाड़ आई, जिसके बाद वो तूफान वहीं थम गया। ये दहाड़ इतनी तेज थी कि वो किसी के भी कान के पर्दे फाड़ सकती थी, जिसकी वजह से सौरभ ने यश और उसके साथियों को कान ढकने के लिए कहा था। सौरभ इस वजह से वो दहाड़ सौरभ का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। ये दहाड़ सौरभ के लिए खुशी का पैगाम लेकर आई थी, क्योंकि ये इस बात का सबूत थी कि वो खूनी रस्सियां अब सीधी बिछ चुकी थी। इस मंजर के बाद सौरभ के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान थी और वो ऊपर की तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज के होने का इंतजार कर रहा था। वो किसी नजारे की तलाश में था। अभी सौरभ को ऊपर की तरफ देखते हुए कुछ ही वक्त बीता था कि उसके कानों में बाहर से गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। इंडस्ट्रियल पार्क के ऊपर वाले आसमान के हिस्से में बिजली जोर से कड़क रही थी। बाहर खड़े पुलिस वालों को भी समझ नहीं आ रहा था कि थोड़ी देर पहले मौसम इतना शानदार था और अचानक से बिजलियां कैसे कड़क रही थी। इस बिजली की गड़गड़ाहट ने सलोनी को डरा दिया था। वो अभी तो अपने साथियों को देखने के लिए उठी ही थी कि तभी ये बिजली जोर से कड़कने लगी और वो घबराहट के मारे एक कोने में छुपकर बैठ गई। ये बिजली 3 बार उस चाकू वाली बिल्डिंग पर जाकर गिरी। इसके बाद उस बिल्डिंग में सफेद रंग की एक तेज रोशनी चमकने लगी। सौरभ काफी खुश था और वो रिलैक्स लग रहा था, क्योंकि उसने वो काम कर दिखाया जिसके लिए उसे चुना गया था। अब वो धीरे धीरे करके उसी तरह उन 9 स्टेप से नीचे आया। जमीन पर उसके पांव लगते ही उसने चैन की सांस ली। ये रोशनी सौरभ के अंदर से भी गुजरी थी, जिसके बाद वो महसूस कर पा रहा था कि उसके अपने अंदर से भी कुछ बुरे सायों की जकड़न टूट चुकी थी। अब वहां आसपास के घरों में भी जहां भी लोगों को बीमारियां थी, उन्हें अब बहुत आराम महसूस हो रहा था, क्योंकि ये सारी बीमारियां उन खूनी रस्सियों के उल्टे बिछने की वजह से थी। यश ने सौरभ को शाबाशी देने के बाद अपनी घड़ी में देखा और कहा, हमारे पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम रह गया है, आगे बताओ हमें क्या करना होगा। अब सौरभ क्या करने वाला था? क्या उन लोगों का प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा या फिर पुलिस उन्हें पकड़ लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए आई बलाकोट। अपने सामने इतना बड़ा चमत्कार होने से सब हैरान थे, इंक्लूडिंग यश, और वो सब इसलिए उसने सौरभ से पूछा, हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि वक्त धीरे धीरे खत्म हो रहा है, हमें यहाँ का सब काम खत्म कर देना है अब। सौरभ ने थोड़ा चैन की सांस लेते हुए यश से कहा, एक और कोई काम नहीं है, हम जिस मकसद के लिए आए थे वो हम पूरा कर चुके हैं, इसलिए अब हम यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, बस सामान उठा लेते हैं। पिछले 1 घंटे में वहां का पूरा माहौल बदल चुका था। जहां थोड़ी देर पहले इतनी सारी बुरी आत्माओं और एक मॉन्स्टर का साया था, लोग अगल बगल में मर रहे थे और बीमार पड़ रहे थे, वो सब खत्म हो चुका था। सौरभ ने बुलंद तलवार को उठाया और उसे गले से लगा लिया। बुलंद तलवार भी कुछ देर सौरभ से ऐसे लिपटी रही और फिर अपने बॉक्स में वापस जाकर सो गई। लेकिन वो सोने से पहले खुशी के मारे जोर जोर से हिल रही थी। यहाँ दूसरी तरफ सलोनी बहुत देर से बाहर इंतजार कर रही थी कि कब वो अंदर गए हुए टेररिस्ट को पकड़े। सलोनी बार बार अपनी जगह से उचक उचक कर देख रही थी कि बस कोई थोड़ी देर पहले जो डरावना माहौल बना था, वो पुलिस अभी भी अपनी जगह पर पहले की तरह ही खड़ी थी और वेट कर रही थी कि कब उन्हें खबर आए कि सब कुछ हो चुका था। जहां पर थोड़ी देर पहले खूनी खंबा था और ढेर सारी धूल मिट्टी और नेगेटिव एनर्जीज थी, वो जगह अब बिल्कुल शांत और एक नॉर्मल जगह की तरह ही लग रही थी। सौरभ ने सब सामान समेटने के बाद कहा, अब हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए। उसने इतना कहकर फिर एक बार वापस मुड़कर देखा कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं था। कुछ देर में सौरभ और उसके साथी धीरे धीरे छिपते छिपाते बाहर की तरफ जाने लगे। सलोनी की उन पर दूर से नजर पड़ी और उसने उनमें से 2 लोगों का हुलिया देखते हुए सोचा
कि वो टेररिस्ट थे क्योंकि उन्होंने ब्लैक कलर की कैप्स पहनी हुई थी। लेकिन वो अभी तक इस कंफ्यूजन में थी कि बाकी के दो लोग उन टेररिस्ट के साथ आराम से कैसे आ रहे थे। वो लोग इतना मिले जुले क्यों लग रहे थे। सलोनी को अब शक होने लगा था कि ये टेररिस्ट और हॉस्टेजेस कहीं आपस में मिले तो नहीं है। उसने शक जाहिर करते हुए सोचा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये टेररिस्ट और हॉस्टेजेस ने मिलकर नकली इंसिडेंट को बुना हो। उन लोगों के हाव भाव और चाल ढाल देखकर उसे अब यकीन हो चला था कि वो लोग रियल टेररिस्ट नहीं थे। जैसे ही यश अपनी कार के अंदर घुसने वाला था कि तभी उसे एहसास हुआ कि पीछे दीवार के पास कोई चल रहा था। स्पेशल फोर्सेस वालों की ट्रेनिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि ऐसी चीजों के लिए वो लोग हमेशा चौकन्ने रहते हैं। यश ने एक तिरछी निगाह से सलोनी को छिपते हुए देख लिया। उसने अपने साथियों से कहा, तुम लोग आगे चलो, मैं 1 मिनट में आता हूँ, कुछ भूल गया हूं मैं। इतना कहकर यश वहां से पीछे हो लिया। उसकी पोजीशन अब ऐसी थी कि अब सलोनी उसे नहीं देख पा रही थी। हालांकि उसे एक बार ये एहसास हुआ कि यश की नजर उस पर पड़ गई थी, पर उसे लगा कि यश उसे देखने वहां नहीं आएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। शायद यही डिफरेंस होता है स्पेशल फोर्स के लोगों में। वो लोग हल्के से भी थ्रेट को नजरअंदाज नहीं करते। सलोनी थोड़ी देर नीचे छुपी रही और फिर जैसे ही सलोनी ने दोबारा उन लोगों को देखने की कोशिश करते हुए अपना सर ऊपर उठाया, उसे महसूस हुआ कि उसके सिर पर किसी ने गन तानी हुई थी। जब सलोनी ने उस आदमी को पहचानने के लिए अपनी आंखें ऊपर की, तब वहां पर यश उस पर गन ताने खड़ा हुआ था। सलोनी घबरा गई थी और घबराहट को छुपाने के लिए वो झूठ में मुस्कुराने लगी। उसने घबराते हुए यश से कहा, मैं तुम्हारी ही मदद के लिए आई हूँ, मुझे अपना ही साथी समझो। मैं तो बस तुम्हारी टीम में हूँ। मुझे भेजा गया कि शायद यहाँ से निकलते हुए तुम्हें जरूरत पड़े किसी की। यश ने सलोनी को ऊपर से नीचे तक घूरा और उसने देखा कि सलोनी ने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। सौरभ ने जब देखा कि तक नहीं आया था, उसने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, यश, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, यहाँ से चलते हैं। कुछ सेकंड्स के बाद सौरभ ने देखा कि यश को गन पॉइंट पर उधर ही लेकर आ रहा था। थोड़ी देर में यश सलोनी को अपने साथ पकड़कर गाड़ी के पास लाया। वो गाड़ी के पास पहुंचा ही था कि वहां पर दिनेश भी पहुंच गया था। वो ये देखने आया था कि उन लोगों को किसी चीज की जरूरत तो नहीं थी और उन्हें वहां से निकलने में कोई तकलीफ ना हो। जैसे ही दिनेश ने देखा कि सलोनी भी थी वहां पर, वो चौंक गया। सलोनी ने दिनेश को देखकर अपनी आंखें झुका ली। सलोनी को यश के हाथों पकड़ा हुआ देखकर उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि इस बार दिनेश को बॉयल ईगल्स ने काम दिया था कि वो पूरे इंडस्ट्रियल पार्क को सील कर दे। लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहा, क्योंकि उसकी पुलिस का एक इंसान वहां इंडस्ट्रियल जोन में घुस गया था। यश ने घूर कर दिनेश को देखा तो दिनेश ने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, पर यश ने उसे इशारा करके बोलने से पहले ही चुप करा दिया। उसके बाद यश ने दूर खड़ी अपनी 4 गाड़ियों के काफिले को सीटी बजाकर वहां आने का इशारा किया और फॉक्स से कहा, इस लड़की को घसीट के ले चलो और इसे गाड़ी में बिठाओ। इसको बेस पर लेकर चलना है। वहां चल के देखेंगे कि इसके साथ क्या करना है। जल्दी ले जाओ। यश की बात सुनकर फॉक्स और विंड ने झट से सलोनी को पकड़ लिया। सलोनी ने दिनेश को हेल्प मांगने वाले एक्सप्रेशंस के साथ देखा। दिनेश ने एक बार सोचा कि वो बीच बचाव करे और सलोनी को बचा ले, लेकिन जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए यश की तरफ देखा, यश के चेहरे के स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। सलोनी ने जब देखा कि दिनेश कुछ नहीं करेगा, उसने खुद उन लोगों के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज, घसीटने की या जोर जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद चलकर गाड़ी में बैठ जाऊंगी। लेकिन यश ने लगभग तुरंत ही उन्हें इशारा किया और वो दोनों आदमी उसे घसीट कर गाड़ी की तरफ ले गए। चारों गाड़ियों के काफिले में सलोनी को काफिले की आखिरी गाड़ी में बैठा दिया गया। सौरभ ये नजारा देखकर हैरान था कि बॉयल ईगल्स वाले किस तरह से एक औरत के साथ बदसलूकी कर रहे थे। उसे अब पता चल रहा था कि जो भी बॉयल ईगल्स वालों के काम में दखल अंदाजी करता है, उसे ये लोग कभी नहीं बख्शते और कभी कभार तो ऑन द स्पॉट ही उसे शूट कर देते हैं। सौरभ ने यश से कुछ कहना चाहा तो यश ने उसे बस इतना ही कहा, हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, हमें उन्हें फॉलो करना ही पड़ता है। तुम प्लीज इसके बीच में कुछ मत बोलना। सौरभ उसके बाद कोई जवाब नहीं दे पाया। सलोनी को गाड़ी में बैठा देने के बाद अब बाकी सभी लोग भी
अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए और ये पूरा गाड़ियों का काफिला इंडस्ट्रियल पार्क की एंट्रेंस तक बाहर निकलने के लिए पहुंच चुका था। सबको ये पता था कि अंदर टेररिस्ट थे और उनसे नेगोशिएशंस चल रही थी, लेकिन अचानक से अंदर से इतनी सर वहां मौजूद पुलिस फोर्स के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने तुरंत ही उन लोगों का रास्ता घेर लिया और दिनेश को वॉकी टॉकी पर बताया कि वहां से एक अनजान गाड़ियों का काफिला बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। दिनेश ने उन सभी को सख्त ऑर्डर देते हुए कहा, उन गाड़ियों के लिए जल्दी से रास्ता बनाओ और किसी भी कीमत पर इन्हें एक सेकंड के लिए भी मत रोकना। उन्हें तुरंत वहां से निकालना है। दिनेश का ऑर्डर मिलते ही तुरंत पुलिस वालों ने सारी घेराबंदी हटा दी और चारों गाड़ियां बाहर निकलने लगी। लेकिन कुछ ही मिनटों में हुए इस सब वाकयों ने वहां पर हड़कंप मचा दिया। जैसे ही यश की गाड़ियां इंडस्ट्रियल पार्क से बाहर निकली, वहां पर मीडिया रिपोर्टर्स की भीड़ जमा हुई थी। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस ये किन गाड़ियों को बाहर जाने की इजाजत दे रही थी। उन रिपोर्टर्स ने दिनेश को घूरते हुए उससे तरह तरह के सवाल पूछने शुरू किए। सर, क्या ये काफिला पुलिस वालों का था? क्या टेररिस्ट पकड़े गए? हमें उन टेररिस्ट और 2 होस्टेजेस का इंटरव्यू लेना है। दिनेश ने मीडिया रिपोर्टर्स से कहा, देखिए, आप लोग परेशान मत होइए। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि टेररिस्ट को पकड़ लिया गया है और उन 2 हॉस्टेजेस को भी हमने रिलीज करवा लिया है। अब हम लोग इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर जा सकते हैं। अब कोई खतरा नहीं है। सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्टर्स दिनेश के आंसर से सेटिस्फाइड नहीं थे और वो रिपोर्टर्स उसके ऊपर एक के बाद एक क्वेश्चंस दागे जा रहे थे। अगर उन गाड़ियों में टेररिस्ट थे तो उन्हें मीडिया के सामने रोका क्यों नहीं गया? दिनेश ने कहा, देखिए, पहले उन्हें जांच के लिए ले जाया जाएगा, उसके बाद इन्हें कहीं बाहर रिवील किया जाएगा। तब तक एक और रिपोर्टर ने कहा, अगर ऐसा है तो इन पुलिस वालों को क्यों नहीं पता था कि यहाँ पर अंदर इन गाड़ियों से लोग आने वाले थे? दिनेश ने फिर किसी तरह से बात को संभालते हुए कहा, एक्चुअली ये मिशन इतना टॉप सीक्रेट था कि इसकी जानकारी और लोगों को नहीं थी, सिर्फ चुनिंदा अधिकारियों को ही थी। फिर से एक रिपोर्टर ने कहा, लेकिन ये गाड़ियां तो प्राइवेट गाड़ियां लग रही थी, इनमें कोई ऑफिशियल मिशन के लिए कैसे आ सकता है? और इस गाड़ी के शीशों में जो फिल्म लगी हुई थी वो तो बैंड है, फिर इन्हें कैसे परमिशन मिल गई इसे यूज करने की? और भी रिपोर्टर्स ने पूछना शुरू कर दिया। अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट या किसी मिनिस्ट्री से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्यों नहीं आया इस पूरे मामले पर? और ये लोग अंदर से गाड़ी में ही बैठ के क्यों आए? इतने सारे सवाल सुनकर दिनेश का चेहरा पसीने से भर चुका था। वो पहले ही पोल खुलने के डर से सहमा हुआ था, इसलिए उसने सबसे जान छुड़ाने के लिए जवाब दिया, कुछ ही दिनों में एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी जिसमें हर किसी के सवाल के जवाब दिए जाएंगे। अभी मैं आपसे कुछ नहीं बता सकता क्योंकि परमिशन नहीं है। जब तक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, हम किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ये कहने के बाद वो जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी में बैठ गया, लेकिन रिपोर्टर्स उसकी गाड़ी के शीशे को ठोकने लगे। जैसे तैसे वो वहां से निकलकर भागा। यहाँ दूसरी ओर यश ने अपने साथियों को वॉकी के थ्रू बोला, दोस्तों, हम लोगों को अपनी अपनी गाड़ियों को अलग अलग रास्ते से ले जाना पड़ेगा क्योंकि इंडस्ट्रियल जोन से निकलते वक्त हजारों रिपोर्टर्स ने उन लोगों की गाड़ियां देखी थी और कुछ रिपोर्टर्स काफी जुनूनी होते हैं और मुझे लग रहा है कि वो रिपोर्टर्स हम लोगों का पीछा करेंगे। इसीलिए हमें स्ट्रेटेजिकली अपनी गाड़ियों को अलग अलग रास्ते में डिवाइड करना पड़ेगा। यश को पता था कि कुछ भी इंफॉर्मेशन या फुटेजेस गलती से उनके पास अगर चली गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि ये बातें किसी भी हालत में बाहर एक्सपोज नहीं हो सकती थी। इसीलिए ये करना बहुत जरूरी था। बाकी के लोग भी इस बात को समझ रहे थे। विंड, टैंक और फॉक्स ने उस बात को एक्नॉलेज किया और वो लोग एक चौराहे पर पहुंचकर अपनी अपनी गाड़ियों को 4 अलग अलग डायरेक्शन में लेकर निकल गए। सौरभ यश के साथ ही बैठा हुआ था। उसने बस इतना पूछा, बाकी के लोग कैसे? और अगर ये गाड़ियां बाहर सड़कों पर रहेगी, रिस्क नहीं रहेगा एक्सपोज होने का? यश ने कहा, उसके टेंशन मत लो, ऐसी सिचुएशन से कैसे निकलना है ये हमें पता है और वैसे भी बाहर हमारे काफी एजेंट्स होते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वी विल चेंज द व्हीकल्स और फिर हम बेस पर चलेंगे। प्रॉब्लम यह है कि हम अपना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट शो नहीं कर सकते। ये बात तो खैर सौरभ समझता था कि वो लोग किसी भी हालत में थे। आखिर दुनिया की नजरों में उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। क्या यश और उसके साथियों को रिपोर्टर्स चेस कर पाएंगे?
या फिर वो लोग आसानी से इस मुसीबत से निकल जाएंगे? सलोनी का क्या होगा जिसको उन लोगों ने पकड़ कर रखा हुआ था? क्या सौरभ सलोनी को बचाने के लिए आगे कुछ हेल्प करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए आई बला को टाल तू, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।